हेलो एवरीवन, गायत्री से एडू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब तक के लेक्चर्स में मैंने एंशिएंट इंडिया के लगभग सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे मिडाइवल एज, इंडिया की मध्यकालीन इतिहास को। और इस मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली मिडाइवल एज या पूर्व मध्यकाल। तो उसके अंतर्गत मुख्यतः त्रिकोणीय संघर्ष और राजपूत राजवंशों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो अर्ली मिडाइवल एज है, ये लगभग 712 ईस्वी में जब अरबों का आक्रमण हुआ था, वहाँ से लेकर लगभग 1200 ईस्वी तक के काल को हम अर्ली मिडाइवल एज के अंदर मानते हैं। तो इसके अंतर्गत आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली मिडाइवल इंडिया या पूर्व मध्यकालीन भारत। तो इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स हैं पाल वंश और सेन वंश, जो कि बंगाल थे, जो कि बंगाल में ये दोनों वंशों ने शासन किया इस काल में। उसके बाद प्रतिहार वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पाल वंश, प्रतिहार वंश और साउथ के एक राजवंश राजपूत वंश के बीच में हुआ था। इसके अलावा कुछ राजपूत वंशों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रतिहार वंश के बाद उत्तर भारत में आए थे। वो हैं गढ़वाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश और सोलंकी वंश। तो इन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा पहला राजवंश है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाल वंश। पाल वंश का शासन लगभग 750 ईस्वी से लेके 1174 ईस्वी तक था। मतलब पूरा अर्ली मिडाइवल इंडिया जो है इस टाइम बंगाल में पाल वंश ने रूल किया। तो इसके अंतर्गत उनके संस्थापक हैं गोपाल। तो पाल वंश के संस्थापक है गोपाल और इनकी राजधानी थी मुंगेर, जो कि अभी बिहार में पड़ती है। इनका धर्म मुख्यतः था बौद्ध धर्म, मतलब लगभग सभी पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। जो पाल वंश का शासक था उसने ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? तो गोपाल ने। तो पाल वंश के शासक गोपाल ने ओदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, जो पाल वंश का संस्थापक था। हर्ष के समकालीन राजा जिसने बंगाल पर शासन किया था वो था शशांक। शशांक के बारे में मैंने हर्ष के समय पढ़ाते वक्त बताया था। शशांक उस समय, जिस समय हर्ष कन्नौज पे शासन कर रहा था, उस समय शशांक का शासन था बंगाल में, जिसे गौड़ प्रदेश कहा जाता था। तो गौड़ वंश का शासक था शशांक। और शशांक की मृत्यु के बाद लगभग 100 सालों तक इस क्षेत्र में किसी भी राजवंश का जो है शासन नहीं हो पाया, कोई भी अस्थायी शासन नहीं देखा गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे मत्स्य न्याय की स्थिति आ गई थी। मत्स्य न्याय क्या था? मत्स्य न्याय था कि मतलब जैसे वो एक बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है, कोई नियम कानून नहीं होता है। तो इस तरह का जो सिस्टम था, मतलब जिसके पास पावर होगी वही ज़्यादा जो है रूल करेगा, जिसके पास पावर होगी वही उसी का निर्णय माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पे आ गई थी, तो उसी का शासन चलता था जिसके पास पावर थी। तो ये सब चीज़ें जब देखी गई तो एक तरह की मत्स्य न्याय की स्थिति आ गई, जिसे हम कहते हैं कि अराजकता आ गई थी। मतलब कोई यहाँ पे शासन की सुव्यवस्था नहीं थी। तो उस समय क्या किया गया, अंत में जनता जब इस चीज़ से प्रेरित हो गई तो उसने गोपाल को अपना शासक चुना। तो मतलब शशांक के बाद लगभग 100 सालों तक बंगाल में मत्स्य न्याय की स्थिति बनी रही, बंगाल और बिहार के इलाके में। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ की जनता परेशान हो गई तो उसने गोपाल को अपना राजा चुना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो चुना जाने वाला शासक था वो था गोपाल। मतलब कि इलेक्टेड पहला किंग जो बना वो था गोपाल। और ये बात हमें पता चलती है खासिमपुर का जो ताम्रपत्र अभिलेख है वहाँ से। ठीक है, तो खासिमपुर का जो ताम्रपत्र अभिलेख है वहाँ से हमें पता चलता है कि गोपाल को जनता ने राजा चुना था। कहाँ से? तो खासिमपुर ताम्रपत्र अभिलेख से। इस वंश का जो अगला शासक हुआ, और वो इस वंश का सबसे महान शासक भी हम कह सकते हैं, तो वो था धर्मपाल। लगभग 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक 40 वर्षों तक इसने शासन किया। और धर्मपाल ही वो पहला शासक था जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था। जो मैंने बताया था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, तो उसमें भाग लेने वाला सबसे पहला पाल शासक जो था वो था धर्मपाल। और उसने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय दोनों से ही ये पराजित हुआ था। ठीक है, तो ये पहले नागभट्ट द्वितीय से पराजित हुआ, फिर ध्रुव से भी पराजित हुआ, दोनों ही शासकों से ये पराजित हुआ था। कौन? धर्मपाल। धर्मपाल के दिग्विजय की कहानी हमें खादिमपुर के अभिलेख से मिलती है।
तो खादिमपुर के अभिलेख से हमें धर्मपाल के दिग्विजय की कहानी मिलती है। धर्मपाल ने कौन कौन से युद्ध जीते थे? तो धर्मपाल ने सिर्फ युद्ध हारे नहीं थे, उसने कई युद्ध जीते भी थे। नारायण पाल के भागलपुर अभिलेख से भी हमें ये बात पता चलती है। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा धर्मपाल। इसके अलावा अतीश दीपंकर श्री ज्ञान, अतीश दीपंकर श्री ज्ञान जो हैं ये बौद्ध धर्म प्रचारक थे और बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक के तौर पर पढ़ाते थे उस समय। किस समय? पाल शासकों के समय पर। 11वीं सदी में महायान और वज्रायन बौद्ध धर्म का प्रचार भी इन्हीं लोगों ने ही किया था। ठीक है, इसने ही किया था। किसने? अतीश दीपंकर ने। तो अतीश दीपंकर ने महायान और वज्रायन बौद्ध धर्म के संप्रदाय के प्रचार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये जो वज्रायन बौद्ध धर्म था ये क्या था? ये था कि हिंदू धर्म के कुछ जो विशेषताएं हैं वो बौद्ध धर्म में जाने लगी थी। ठीक है, तो हिंदू धर्म की कुछ विशेषताएं बौद्ध धर्म में जाने की वजह से वज्रायन बौद्ध धर्म में कुछ नई चीज़ों का समावेश हुआ। तो बौद्ध धर्म में जब नई चीज़ों का समावेश हुआ तो उसे नाम दिया गया वज्रायन बौद्ध धर्म। पहले क्या था? सिर्फ महायान और हीनयान था, और फिर पाल शासकों के टाइम पे वज्रायन जो बौद्ध धर्म था, वज्रायन बौद्ध धर्म, ये इसका भी काफ़ी प्रचार हुआ और मुख्यतः इसका केंद्र था बंगाल और बिहार। सोमपुर में एक महाविहार का निर्माण भी करवाया था धर्मपाल ने। ठीक है, और धर्मपाल के लेखों से हमें पता चलता है कि उसका एक और नाम परम सौगात भी था। ठीक है, तो धर्मपाल को परम सौगात के नाम से भी जाना जाता था, ये हमें अभिलेखों से पता चलता है। 11वीं सदी के जो गुजराती कवि हैं सोट्टल, उन्होंने अपनी पुस्तक उदय सुंदरी में धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी बताया है। ठीक है, तो इससे ही हमें पता चलता है कि धर्मपाल का साम्राज्य काफ़ी फैला हुआ था, मतलब उत्तर भारत में उसका साम्राज्य काफ़ी फैला हुआ था। इसी वजह से गुजराती कवि सोट्टल ने उन्हें अपनी पुस्तक उदय सुंदरी में उत्तरपद का स्वामी कहा है। पाल वंश का जो अगला महत्वपूर्ण शासक है वो है देवपाल। देवपाल ने शासन किया था 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक, मतलब इसने भी लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। देवपाल ने कई युद्ध जीते थे और अपनी राजनीतिक सत्ता का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। ठीक है, और लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत पर और असम से लेकर कश्मीर की सीमा तक भी पाल वंश का विस्तार हो चुका था। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक और हिमालय से विंध्य तक देवपाल के समय में पाल वंश अपने चरम उत्कर्ष पे फैल गया था। ठीक है, देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था गोपाल ने, और बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था देवपाल ने। इसके अलावा देवपाल ने क्या किया था? जावा का शासक था शैलेंद्र, उसके आग्रह पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए उसने 5 गांव भी अनुदान में दे दिए थे। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रख सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट याद रखी जा सकती है कि जावा के शासक शैलेंद्र ने जब आग्रह किया तो नालंदा में विहार की देखरेख के लिए उसने 5 गांव दान में दे दिए थे कि उसी से जो पैसा आएगा, उसी से जो धन आएगा, उसी से उस बौद्ध विहार की देखरेख होगी। इस वंश का जो अगला इंपॉर्टेंट शासक था वो था महिपाल, 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक। तो महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जा सकता है, क्योंकि पाल वंश जो है क्या हुआ, देवपाल के बाद पाल वंश का पतन होने लगा। फिर पाल वंश बहुत ही कमज़ोर पड़ गया, तो 988 ईस्वी में महिपाल ने उसको वापस अपनी सत्ता वापस दिलाई थी, मतलब वापस जो है इसने पाल वंश के जो प्रतिष्ठा थी उसको स्थापित किया था। इस वजह से महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। उसने क्या किया? उसने समस्त बंगाल और मगध पर शासन किया था। ठीक है, तो उसने पूरा बंगाल और मगध का क्षेत्र, मतलब बिहार का पूरा क्षेत्र, उस सबको उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। चोल शासक जो था राजेंद्र प्रथम, उसने महिपाल को पराजित किया था। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम, जो कि चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, उसने अपने उत्तर के अभियान में, बंगाल के अभियान में क्या किया था? महिपाल को पराजित किया था। मतलब जब उसने बंगाल पर आक्रमण किया था उस समय महिपाल बंगाल का, मतलब पाल वंश का शासक था, और उसको पराजित करने के बाद उसने गंगाईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी, मतलब गंगा को दक्षिण में ले जाने वाला। तो ये किया था राजेंद्र प्रथम ने, महिपाल को हराने के बाद गंगाईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। रामचरित नामक जो संस्कृत महाकाव्य का लेखक था संध्याकर नंदी, वो रामपाल के दरबार में था। ठीक है, तो रामपाल के दरबार में जो मुख्य लेखक था, मुख्य कवि था, वो था संध्याकर नंदी, और उसने एक पुस्तक लिखी थी रामचरित। रामचरित में उसने रामायण के बारे में भी बताया है, और उसके साथ ही साथ उसने जो रामपाल है, रामपाल कौन?
पाल शासक। तो पाल शासक रामपाल के बारे में उसने उसमें काफ़ी कुछ लिखा है। ठीक है, तो रामपाल का जीवन चरित्र भी उसमें लिखा हुआ है और इसके अलावा रामायण की भी स्टोरी उसमें दी हुई है। तो रामचरित नामक पुस्तक लिखी थी संध्याकर नंदी ने। पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो था गोविंदपाल, जो 1162 से 1174 ईस्वी मतलब 12 वर्षों तक इसने शासन किया। ठीक है, इस मैप में आप देख सकते हैं ये है पाल साम्राज्य। यहाँ से देखिए ये कश्मीर से लेकर ये पूरा उड़ीसा के कुछ भाग और यहाँ से असम, मेघालय और इधर नेपाल का इलाका, भूटान का इलाका, तो ये सब पाल शासकों के कंट्रोल में था। ठीक है, तो ये बड़ा सा साम्राज्य इनके कंट्रोल में था। और ये जो त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था, प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी और पाल डायनेस्टी, तो यहाँ पर मुख्य 3 शक्तियाँ जो सबसे पावरफुल दिख रही हैं वो यही 3 है और इन्हीं के तीनों के बीच में हमेशा ये संघर्ष चलता था। अब आएंगे सेन वंश की ओर। तो बंगाल में जब पाल वंश का पतन हो गया, तो पाल वंश के पतन के बाद जो वंश उभर कर आया वो था सेन डायनेस्टी या सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन और इनकी राजधानी थी लखनौती, जो कि अभी नदिया डिस्ट्रिक्ट में है। इनका धर्म था हिंदू धर्म। तो जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन सेन शासक थे उन्होंने हिंदू धर्म को मतलब वैष्णव और शैव धर्म को फॉलो किया। इस वंश का जो प्रथम इंपॉर्टेंट शासक था वो था विजयसेन और ये प्रथम स्वतंत्र सेन शासक भी था। मतलब क्या था देखिए, जो सेन शासक थे, एक बात मैं आपने शुरू से ही हिस्ट्री में नोटिस करी होगी कि जो भी एक वंश के बाद दूसरा वंश आता है वो हमेशा उनके फ्यूडेटरीज से निकल कर आता है। जिस वंश ने शासन किया उनके सामंतों से निकल कर वो दूसरा वंश आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा देखेंगे कि गुप्त शासकों में भी यही हुआ, उसके बाद फिर मौर्य शासकों में भी यही हुआ। मौर्य शासकों के बाद जो उसके बाद जो सुंग आई थी, सुंग डायनेस्टी आई थी, तो वो भी मौर्य शासकों के फ्यूडेटरीज थे। उसके बाद फिर गुप्त शासकों के बाद भी यही हुआ। जो हर्षवर्धन वगैरह, हर्षवर्धन का थे वो गुप्त शासकों के फ्यूडेटरीज थे, जो वर्धन वंश के शासक थे। उसके अलावा इसी तरह से सेन शासक जो थे ये पाल वंशीय शासकों के फ्यूडेटरीज थे, मतलब उनके सामंत थे। तो सेन वंश की स्थापना की थी सामंत सेन ने, लेकिन जब स्थापना हुई थी उस समय ये स्वतंत्र नहीं थे। थोड़ी इनकी पावर मजबूत हो चुकी थी, इस वजह से कहा जा सकता है कि इन्होंने सेन वंश की स्थापना कर दी थी, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र जो इस वंश का पहला शासक था वो था विजयसेन, जो कि 1096 ईस्वी से 1159 ईस्वी तक इसने शासन किया और ये पहला स्वतंत्र शासक कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय पाल शासक बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता तब घोषित कर दी थी। वंग के वर्मन शासन का अंत किया था विजयसेन ने। ठीक है, उसके अलावा विक्रमपुर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो राजधानी विक्रमपुर थी, विक्रमपुर से फिर लखनौती गई, तो लेकिन इनकी मुख्य राजधानी लखनौती ही माना जाएगा। पाल वंश के मदन पाल को अपदस्थ किया और गौड़ पर अधिकार कर लिया। तो देखिए पाल शासक जो कि कमज़ोर पड़ चुके थे, तो उसमें भी मदन पाल को इसने अपदस्थ कर दिया और गौड़ पर अधिकार कर लिया था। गौड़ कौन सा इलाका? उत्तर पश्चिम बंगाल का इलाका। न्यायदेव मिथिला नरेश से युद्ध किया था, गढ़वालों के साथ युद्ध किया था, गंगा के मार्ग से जल सेना द्वारा आक्रमण किया, असम पर आक्रमण किया, उड़ीसा पर आक्रमण किया। तो लगभग पाल शासक जिस जिस इलाके में शासन करते थे उन सभी इलाकों में सेन शासकों ने स्पेशली विजयसेन ने आक्रमण किया और उनको जीता। कलिंग के शासक अनंत वर्मन चोनगंग के पुत्र राघव को भी उसने परास्त किया था। उसने वारेंद्री में एक प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो वारेंद्र कौन सा क्षेत्र? बंगाल का ही एक क्षेत्र था वारेंद्र, वहाँ पे उसने प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? विजयसेन ने। इस वंश का जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट शासक और इसे हम सबसे महान शासक भी कह सकते हैं वो है बल्लाल सेन, 1159 ईस्वी से 1169 ईस्वी। तो इस समय बल्लाल सेन ने शासन किया और उसने उत्तर बंगाल पर विजय प्राप्त की और मगध के पाल वंश का अंत कर दिया था। तो पाल वंश को पूरी तरह से खत्म किया था बल्लाल सेन ने। ठीक है, तो पाल वंश को पूरी तरह से खत्म किया था बल्लाल सेन ने। और बल्लाल सेन ने 2 पुस्तकें लिखी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक थी दान सागर और दूसरी है अद्भुत सागर। दान सागर एक स्मृति ग्रंथ है, मतलब इसमें समाज के कुछ नियम कानूनों को लिखा हुआ है, नीति निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये दान सागर है। और जो खगोल विज्ञान पर पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था अद्भुत सागर। तो ये 2 पुस्तकें लिखी थी बल्लाल सेन ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दान सागर एक स्मृति है और अद्भुत सागर खगोल विज्ञान पर है।
बंगाल के ब्राह्मणों और कायस्थों में कुलीन प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है। तो कुलीन प्रथा क्या थी? कुलीन प्रथा ये थी कि जो एलाइट वर्ग है, जो पढ़ा लिखा समाज है, उच्च वर्ग का समाज है, पैसा जिनके पास, धन ज़्यादा है, पावर जिनके पास ज़्यादा है, उनको कुलीन बोला जाता था। तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का काम किया था बल्लाल सेन ने। तो इस तरह से बंगाल में ब्राह्मणों और कायस्थों में कुलीन प्रथा की शुरुआत कर दी थी बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन का जो साहित्यिक गुरु था वो था अनिरुद्ध। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रख सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये बात याद रख सकते हैं कि बल्लाल सेन का जो साहित्यिक गुरु था वो था अनिरुद्ध। बल्लाल सेन के बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आया वो हुआ लक्ष्मण सेन। उसने एकीकृत बंगाल का आखिरी हिंदू शासक माना जाता है लक्ष्मण सेन को। मतलब उसके बाद बंगाल टुकड़ों में बिखरने लगा था लक्ष्मण सेन के बाद। तो एकीकृत बंगाल का आखिरी हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। सेन साम्राज्य का विस्तार उसने असम, उड़ीसा, बिहार और वाराणसी तक भी कर दिया था। ठीक है, तो बनारस तक, वाराणसी तक भी उसने सेन साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। लेकिन इसका साम्राज्य देखिए आप 1169 से 1206 तक। तो 1206 के बाद क्या हुआ था? सल्तनत काल की स्थापना हो गई थी और जो सेन शासक थे उन्होंने तुर्कों के सामने, समझ लीजिए, उनकी शक्ति छीन पड़ चुकी थी। ठीक है, तो 1206 तक ही इसने शासन किया। उसके बाद फिर सेन शासकों का भी साम्राज्य लगभग खत्म होने लगा था। गीत गोविंद जो पुस्तक है उसके लेखक हैं जयदेव। ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं, जयदेव थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। इस मैप को आप देख सकते हैं। देखिए, जितना बड़ा पाल एम्पायर था उन सभी क्षेत्रों पर सेन शासकों ने शासन किया। तो वो पूरा क्षेत्र ही उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग पाल शासकों का जितना ही क्षेत्र था वो सारा का सारा सेन एम्पायर के कंट्रोल में था। अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी की ओर, वो है प्रतिहार शासक। ठीक है, प्रतिहारों को राजपूत माना जाता है क्योंकि ऐसा है कि कुछ अग्निकुंड का सिद्धांत था, जो कि चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि माउंट आबू पे एक अग्निकुंड था। उस अग्निकुंड से 4 राजवंश निकले जिनको राजपूत कहा गया और इन्हें अग्निवंशी कहा जाता है। तो ये अग्निवंशी राजवंश थे प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है वो, और उसके बाद चौहान वंश। तो ये 4 जो है ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। तो इन सबको राजपूत ही माना जाता है। तो प्रतिहार शासक भी इस तरह से राजपूत शासक थे। प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम और इनकी राजधानी थी कन्नौज या उज्जैन। ठीक है, तो कभी कभी इनकी राजधानी कन्नौज थी और कुछ समय उज्जैन थी। तो ये वही इलाका था, कन्नौज और उज्जैन लगभग एक ही इलाके में पड़ते थे। सबसे प्रतापी शासक था मिहिर भोज। इस वंश के राजाओं में तो ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो प्रतिहार वंश के राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। नागभट्ट प्रथम जो संस्थापक था उसने क्या किया? उसने अरबों के आक्रमण को चुनौती दी थी। 712 ईस्वी में अरब के आक्रमण शुरू हो गए थे और लगभग 8वीं सदी में ही प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। तो अरबों के आक्रमण को चुनौती देने और उन्हें भारत से खदेड़ देने का काम किया था नागभट्ट प्रथम ने। काठियावाड़, मालवा, गुजरात और राजस्थान के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो अरबों को वहाँ से भगा दिया और अरब शासकों को वहाँ से भगाकर लगभग पूरे राजस्थान और गुजरात के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर प्रतिहार शासकों ने शासन किया था नागभट्ट प्रथम ने। उसके बाद आया वत्सराज। वत्सराज ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजा दांतेदुर्ग को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी और पराजित कर राजछत्र पर कब्जा कर लिया था। तो धर्मपाल को हराया था वत्सराज ने और राजछत्र पर कब्जा कर लिया था, राजछत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। और 800 ईस्वी में वत्सराज को ध्रुव धारावर्ष ने पराजित किया था। तो क्या हुआ था कि वत्सराज ने जब पाल शासक को हराया धर्मपाल को, तो धर्मपाल ने क्या किया? उसने ध्रुव से हेल्प मांगी। उसने ध्रुव को इनवाइट किया कि आप यहाँ पे आके वत्सराज को हराइए। हाँ, ध्रुव ने भी क्या किया? अपने महत्वाकांक्षाओं की वजह से उसने इस क्षेत्र को जीतने के लिए उसने वत्सराज पर आक्रमण किया था। उसके बाद आया नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय जो है उसने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित हुआ था। ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय ने पराजित कर दिया था। आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं को हराकर उसने अपने अधीन किया था उसको। ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय ने आंध्र के राजा, सिंध, विदर्भ और कलिंग, तो ये उड़ीसा का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्र के राजाओं को हराकर उनके अपने अधीन किया था। उसके अलावा चक्रायुद्ध को भी हराया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और कन्नौज पर अधिकार करके फिर उसे अपनी राजधानी भी बनाया था।
धर्मपाल को पराजित कर बलपूर्वक आनर्त, मालव, किरात और तुरस्क, वत्स और मत्स्य, तो ये सभी पर्वतीय दुर्गों को उसने धर्मपाल से जीत लिया था। ठीक है, तो धर्मपाल पर आक्रमण करके उसने इन सभी इलाकों को जीता। प्रतिहार साम्राज्य को गंगा के मैदान के आगे और पाटलिपुत्र तक फैला दिया। तो इस तरह से देखिए इनका साम्राज्य कहाँ था। जब नागभट्ट प्रथम आया तो उसने क्या किया, उसने बस राजस्थान और गुजरात का कुछ क्षेत्र लिया, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया, उसने गंगा का मैदान और यहाँ तक कि बिहार या पाटलिपुत्र तक का क्षेत्र भी अपने अधीन कर लिया था। गुजरात में सोमनाथ का महान शिव मंदिर को फिर से बनवाया था नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, तो जो सोमनाथ का मंदिर था गुजरात में, जिस पे गजनवी ने आक्रमण भी किया था, तो इस सोमनाथ के मंदिर को फिर से बनवाया था नागभट्ट द्वितीय ने, मतलब उसका रिनोवेशन करवाया था। और इसे अरब हमलावरों ने नष्ट कर दिया था, इस वजह से उसका रिनोवेशन करवाना पड़ा था। मिहिर भोज जो है, मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसका शासनकाल प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। किसका? मिहिर भोज का। मिहिर भोज ने जब प्रतिहार वंश में शासन किया तो उसका शासनकाल इस वंश का स्वर्णकाल माना जाता है। उत्तर पश्चिम में सतलज, उत्तर में हिमालय की तराई से पूर्व में पाल साम्राज्य की पश्चिमी सीमा, दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड, वत्स की सीमा, दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान के अधिकांश भाग पर इसने अधिकार कर लिया था। पाल शासक देवपाल से युद्ध किया और पाल प्रतिहार संघर्ष में भोज की विजय हुई थी। ठीक है, तो त्रिपटाइट स्ट्रगल या त्रिकोणीय संघर्ष में इसने भाग लिया था और इसने पाल शासक देवपाल को हराया था। ठीक है, पाल प्रतिहार के इस संघर्ष में भोज की विजय हुई थी। महेंद्रपाल जो है ये मिहिर भोज के बाद ये शासन में आए। साम्राज्य विस्तार तो रुक गया लेकिन उसके सभी क्षेत्रों पर अधिकार में रहे। ठीक है, तो महेंद्रपाल ने साम्राज्य विस्तार तो ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जो क्षेत्र उनके अधिकार में थे वो उनके अधिकार में रहे, कोई इन्हें जीत भी नहीं पाया। कला और साहित्य का बहुत विस्तार हुआ इस काल में, महेंद्रपाल में। तो जिस समय युद्ध ज़्यादा नहीं होते उस समय कला और साहित्य स्पेशली बढ़ता ही है। तो महेंद्रपाल ने राजशेखर को अपना राजकवि नियुक्त किया था। तो राजशेखर जो है महेंद्रपाल के राजकवि थे। और कर्पूर मंजरी संस्कृत नाटक, बाल रामायण, ये दोनों ही महेंद्रपाल के समय में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, कर्पूर मंजरी और बाल रामायण। इस मैप में आप देख सकते हैं ये है प्रतिहार शासन। ठीक है, तो ये कुछ इलाका है। उसके अलावा ये गंगा घाटी पे भी ये लोग आए थे, कुछ समय तक यहाँ भी इन्होंने अपना शासन किया, उसके बाद वापस पाल शासकों ने ढकेल दिया था। तो इस तरह से ये क्षेत्र कभी भी स्थिर नहीं रहा। यहाँ पे कभी हमेशा अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, ये क्षेत्र कभी भी स्थिर नहीं रह पाया, किसी एक राजवंश के कंट्रोल में नहीं रहा है। अब हम देखेंगे त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में। तो ये जो त्रिकोणीय संघर्ष है या त्रिपक्षीय संघर्ष है, ये पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार विजयी रहे थे। मतलब सबसे ज़्यादा इसमें गुर्जर प्रतिहारों को सफलता प्राप्त हुई थी, इस वजह से हम इन्हें कह सकते हैं कि ये विजयी रहे। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में कोई भी विजयी नहीं रहा था, कोई भी शासक इसमें विजयी नहीं हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये इनडिसाइसिव कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों ही राजवंशों को बराबर की क्षति हुई थी। कोई भी राजवंश टिक नहीं पाया, सब एक साथ नष्ट हो गए। और इस तरह से भारत में अरबों को भी आक्रमण करने, ये तुर्कों को आक्रमण करने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिला और उन्होंने भारत पर अपना साम्राज्य भी विस्तार किया। कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए ये युद्ध हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए किया गया था। उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में कन्नौज पर आधिपत्य किए बिना उत्तर भारत का राजा बनना और चक्रवर्ती सम्राट कहलाना संभव नहीं था। तो कन्नौज, मैंने बताया था कि गुप्त काल के बाद कन्नौज की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई थी। कन्नौज में हर्षवर्धन ने शासन किया था। उसके बाद फिर और भी जो भी शासक आए उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे जीतने की कोशिश की, क्योंकि कन्नौज जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे था। तो ऐसा माना जाता था कि कन्नौज पे जो अधिकार कर लिया उसने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। तो इसलिए ये जो युद्ध हुआ, ट्रिपटाइट स्ट्रगल या त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, ये कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ही किया गया था। तो जिसने भी युद्ध किया उसने कन्नौज पर अधिकार करने की चेष्टा की थी। आक्रमण और प्रत्याक्रमण की श्रृंखला में शक्ति परीक्षण और शक्ति संतुलन के उद्देश्य से लगभग 250 साल तक चलता रहा। ठीक है, तो बहुत ही लंबे समय तक ये युद्ध चला, लेकिन अंततः इसमें किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ और तीनों ही साम्राज्य एक साथ नष्ट हो गए।
इस मैप में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एरिया कभी भी स्थिर नहीं रहा, कभी पालों के कंट्रोल में, कभी राष्ट्रकूटों के कंट्रोल में, कभी प्रतिहारों के कंट्रोल में ये एरिया आता रहा। प्रतिहार शासक देखिए यहाँ पे बिहार गंगा वैली तक पूरी तरह से ये फैल चुके थे, और कभी राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर शासन किया, कभी पालों ने भी कन्नौज पर शासन किया। तो इस तरह से अलग अलग इन्होंने हमेशा चेष्टा की कि ये कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमा सके। अब हम आते हैं सोर्सेस की ओर। त्रिकोणीय संघर्ष जो है, इसकी जानकारी हमें किन सोर्सेस से मिलती है, किन स्रोतों से मिलती है? तो पहला तो इसके जो स्रोत हैं वो हैं अभिलेखीय स्रोत। अलग अलग अभिलेखों से हमें इसके बारे में पता चलता है। तो अभिलेखीय स्रोतों के रूप में मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है, धर्मपाल का भागलपुर ताम्रपत्र, और अमोघवर्ष प्रथम का सजन अभिलेख, ताम्रपत्र लेख जो है ये इसमें आएंगे। उसके अलावा बड़ौदा अभिलेख और डिंडोरी अभिलेख जो है ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे, जिन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में हमें जानकारी दी। साहित्यिक स्रोतों में आएगा 11वीं सदी में सोट्टल का उदय सुंदरी, जिसमें उसने क्या कहा था, धर्मपाल को उत्तर पथ का स्वामी कहा था। उसके अलावा संध्याकर नंदी का रामचरित, जिसमें उसने रामपाल के बारे में लिखा है। तो इससे भी हमें ट्रिपटाइट स्ट्रगल या त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा विदेशी यात्रियों में जो अरब से यात्री आया था सुलेमान, उसका विवरण भी महत्वपूर्ण है, उससे भी हमें त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में पता चलता है। तो हम देखेंगे त्रिकोणीय संघर्ष अलग अलग चरणों में। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना डिटेल में पढ़ना, फिर भी मैं आपको एक कहानी की तरह बता देती हूँ, इससे आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात, सबसे पहले क्या हुआ, प्रतिहार राजा जो वत्स राज था उसने पाल राजा धर्मपाल को हराया और हरा के राज छत्र को अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, राज छत्र एक इलाका था तो उसे उसने अपने अधिकार में कर लिया और उसे धर्मपाल से जीत लिया। धर्मपाल ने क्या किया, उसने ध्रुव की मदद मांगी, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था। ध्रुव को हम धारावर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो उससे उसने मदद मांगी, क्योंकि धर्मपाल जो था, धर्मपाल की फैमिली में जो मतलब जो वहाँ की जो रानी थी, ठीक है, जो पाल वंश में जो रानी थी वो क्या था, वो राष्ट्रकूट राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों और पाल शासकों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस थी। तो इस वजह से धर्मपाल ने क्या किया, ध्रुव से मदद मांगी और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज को हराकर राजछत्र छीन लिया। ठीक है, तो ध्रुव के पीछे, इसके पीछे ध्रुव का भी अपना स्वार्थ था। वो भी चाहता था कि उत्तर के इस क्षेत्र पे वो अधिकार करे। ठीक है, तो उसने यहाँ पे आक्रमण किया। इस प्रकार प्रतिहार राजा वत्सराज को युद्ध में हारकर कन्नौज छोड़ना पड़ा। और ये बात हमें पता चलती है अमोघवर्ष के सजन ताम्रपत्र अभिलेख से। ठीक है, तो सजन ताम्रपत्र अभिलेख से हमें पता चलता है कि ध्रुव ने वत्सराज को हराया, राजछत्र को छीन लिया और उसे कन्नौज को छोड़ना पड़ा और वहाँ से जाना पड़ा। कन्नौज में राष्ट्रकूट साम्राज्य से काफ़ी दूर था, इसलिए ध्रुव जो है वहाँ पे अपना शासन काफ़ी समय तक स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि उसे अपने क्षेत्र लौटना था और वहाँ पे शांति स्थापित करनी थी। तो वो अपने आंतरिक मामलों की वजह से वो वापस लौट गया और इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण अल्पकालिक ही रहा। तो वो जब वापस लौट गया तो क्या हुआ, वहाँ पर पाल शासक धर्मपाल ने अपना अधिकार किया। द्वितीय चरण में क्या हुआ, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जो है वो तो वापस चला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, वहाँ पे धर्मपाल क्या हुआ, अमोघवर्ष के ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि पाल नरेश धर्मपाल पहले पराजित हुआ और फिर क्या हुआ, ध्रुव ने अपनी राजधानी लौटते ही कन्नौज में आयुध वंश के इंद्रायुध को बैठा दिया। ठीक है, तो जब वो वापस लौटा, ध्रुव जब वहाँ से लौटा तो इंद्रायुध और चक्रायुध जो है वहाँ पे उस समय शासन कर रहे थे। कन्नौज के आसपास के इलाके में आयुध वंश का उस समय शासक था। चूंकि इन शासकों के नाम के लास्ट में आयुध आता है, इस वजह से इस वंश का नाम रखा गया आयुध वंश। तो आयुध वंश जो है कन्नौज के आसपास के इलाके में आयुध वंश शासन कर रहा था। तो जैसे ही ध्रुव वहाँ से वापस लौटा, अपने क्षेत्र में वापस लौटा, तो क्या हुआ, आयुध वंश के जो दो दावेदार थे, इंद्रायुध और चक्रायुध, उन दोनों में सत्ता के लिए लड़ाई होने लगी। और फिर क्या हुआ, धर्मपाल ने क्या किया, अपनी सीमा सुरक्षित करने के लिए पश्चिमी प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या किया, उसने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। ठीक है, तो धर्मपाल के 32वें वर्ष में खालिमपुर अभिलेख से ये बात हमें पता चलती है कि उसने चक्रा युद्ध को अपना मतलब संरक्षण दिया और उसके बाद उसे कन्नौज का स्वामी बनाया, मतलब उसे कन्नौज का शासक बना दिया, किसे, चक्रा युद्ध को। और द्वितीय चरण में प्रतिहार नरेश की भूमिका स्पष्ट नहीं है, मतलब प्रतिहार नरेश ने क्या किया नहीं पता। ध्रुव वापस लौट गया और इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध में सिंहासन के लिए संघर्ष होने लगा। तो उस समय क्या हुआ, धर्मपाल ने क्या किया, चक्रायुद्ध का साथ दिया और उसे सिंहासन पर बैठा दिया। तो
कन्नौज क्या था, कन्नौज पे ये लोग डायरेक्ट रूल नहीं करते थे। कन्नौज पे इन्होंने क्या किया, ये अपने पपेट बैठा कर रखते थे कि उनके द्वारा ये लोग अपना काम निकालेंगे। तो ये चीज़ होता था यहाँ पे। जब तीसरा चरण आया तो तीसरा चरण में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय जो है वो उसने इंटरफेयर किया। गोविंद तृतीय जो है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने क्या किया, उत्तर भारत की राजनीति में भाग लेने की इच्छा जताई और फिर उसने क्या किया, प्रतिहार वंश को समाप्त करना चाहा। ठीक है, तो प्रतिहार शासक उस समय बहुत ही पावरफुल हो गए थे, तो उनकी शक्ति को कमजोर करने के लिए गोविंद तृतीय ने क्या किया, उत्तर भारत पर आक्रमण किया। राष्ट्रकूट राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित विदर्भ, कलिंग, आंध्र, सिंध आदि सभी राज्यों को प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय के साथ मिलकर एक संघ बनाया था, जिससे उसे इनके आक्रमण का भय नहीं था। तो मैंने पहले ही पढ़ाया कि नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था, कलिंग, आंध्र, सिंध आदि सभी राज्यों को उसने जीत लिया था। तो जीत कर क्या किया, उसने क्या किया, वो राज्य उसने अपने कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं लिए। उसने वहाँ पर उनके शासकों को अपने एज अ पपेट बैठा दिया और वही शासन करेंगे, बस वो इसकी सारी आज्ञाओं को मानेंगे। तो इस तरह से किया गया था। तो नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया, ये जो अलायंस इन लोगों ने बनाई थी नागभट्ट द्वितीय के साथ मिलकर, इस अलायंस को देखकर जो है राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय वो थोड़ा चिंतित हुआ। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने कन्नौज की गद्दी पर जो है अपने कन्नौज के क्षेत्र को हथियाने के लिए उत्तर भारत पर आक्रमण किया। कन्नौज की गद्दी पर चक्रायुद्ध बैठा था, जो कि प्रतिहार नरेश नागभट्ट के लिए चुनौती बन गया था, क्योंकि चक्रायुद्ध को बैठाया था पाल शासक ने, तो वो पाल शासकों के लिए काम करता था। तो नागभट्ट को इस चीज़ से प्रॉब्लम थी, तो उसने क्या किया, चक्रायुद्ध को हटा के इंद्रायुद्ध को कन्नौज का शासक बना दिया था। ठीक है, तो उसने चक्रायुद्ध को हटाया, उसने क्या किया था, धर्मपाल ने क्या किया था, चक्रायुद्ध को शासक बनाया था। नागभट्ट द्वितीय ने क्या, चक्रायुद्ध को हटाया और इंद्रायुद्ध को शासक बनाया। महेंद्र पाल के 2 अभिलेखों से हमें ये बात पता चलती है कि नागभट्ट द्वितीय उत्तर भारत में अपनी विजय पताका फहरा रहा था, तभी वह गोविंद तृतीय से लगभग 810 ईस्वी के आसपास परास्त हो गया। मतलब गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को परास्त कर दिया था, हरा दिया था। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उत्तरी भारत के विजित राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि वो वापस लौट गया। ठीक है, तो वो बस उसने क्या किया था, उसने प्रतिहार शासक की शक्ति को कम करने के लिए उसने अटैक किया था। गोविंद तृतीय के लौटने के पश्चात प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि नागभट्ट द्वितीय की शक्ति वैसे ही बरकरार थी। चौथा चरण बहुत ही ब्रीफ था। राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत की ओर आया और उसने नागभट्ट को पराजित कर दिया, जो कि तृतीय चरण में ही हम लोगों ने देख लिया था, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, बादल स्तंभ लेख से हमें ये पता चलता है कि इस राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजवंश के शासक जो है रामभद्र और अमोघवर्ष को निर्बलता और कठिनाइयों से भरा पाकर पाल शासक देवपाल ने उत्कलों के वंशों को समाप्त कर दिया और हुणों का दर्प भंग किया। तो मैंने अभी पढ़ा रही थी जब मैं पाल शासक, तो उस समय मैंने बताया था कि देवपाल ने उड़ीसा पर आक्रमण किया था, उसके बाद उसने बहुत सारे क्षेत्रों को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो देवपाल ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया था। क्यों कर पाया था वो एक्सपेंशन, क्योंकि उस समय जो 2 शासक थे, प्रतिहार वंश और जो प्रतिहार शासक थे और उसके बाद जो दक्षिण के शासक थे राष्ट्रकूट, तो इन दोनों में जो शासन कर रहे थे रामभद्र और अमोघवर्ष, ये दोनों ही उस समय बहुत ही कमज़ोर थे। अमोघवर्ष बहुत ही अल्पायु का था और रामभद्र भी थोड़ा बहुत ही कमज़ोर शासक था। तो इसका लाभ उठाकर देवपाल ने क्या किया, उसने उत्तर भारत के बहुत ही बड़े क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष और गुर्जर प्रतिहार रामभद्र दोनों को ही इसने पराजित किया था। किसने, देवपाल ने। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज भी पाल नरेश देवपाल से पराजित हुआ था। तो मिहिर भोज जो कि प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था, वो भी देवपाल से पराजित हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रकूट और पाल वंश के मध्य छोटी छोटी झड़पें हुई और उसके अलावा प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में राष्ट्रकूट किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके और मिहिर भोज के समय में भी कन्नौज उनके साम्राज्य की राजधानी बनी रही। तो मिहिर भोज के टाइम पे क्या हुआ, राष्ट्रकूट शासक जो है ज़्यादा नुकसान प्रतिहार वंश को नहीं पहुंचा सके और उनकी राजधानी यही कन्नौज बनी रही। प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल प्रथम ने पाल वंश के नारायण पाल से मगध उत्तरी बंगाल छीनकर अपने अधिकार में कर लिया, परंतु नारायण पाल के 906 ईस्वी में नारायण पाल ने मगध राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो महेंद्रपाल ने क्या किया था, जो कि एक प्रतिहार नरेश था, उसने
मगध पहले छीन लिया, लेकिन 906 ईस्वी के आसपास नारायण पाल ने मगध को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इस तरह से छिटपुट झड़पें इनके बीच में होती। मैंने बोला ये एरिया कभी भी स्थिर नहीं हो पाया, एक एरिया कभी एक शासक के कंट्रोल में, कभी दूसरे शासक के कंट्रोल में, यह हमेशा चलता रहा। तो इस तरह से ये अस्थिरता की स्थिति हमेशा बनी रही। राष्ट्रकूट शासक जो था इंद्र तृतीय, उसने कन्नौज पर आक्रमण कर महिपाल प्रथम को हरा दिया था, और इंद्र तृतीय के लौट जाने के बाद महिपाल ने दोबारा अधिकार कर लिया था। तो ये जो राष्ट्रकूट शासक थे ये हमेशा यही करते थे, उत्तर भारत में जाके ये आक्रमण करते थे, क्षेत्रों को जीत लेते थे, उसके बाद ये अपने आंतरिक मामलों की वजह से ये वापस लौट जाते थे अपने क्षेत्र में, क्योंकि उनका क्षेत्र जो था, उनका जो कोड एरिया था वो यहाँ से काफ़ी दूर था। तो अब इस त्रिपक्षीय संघर्ष की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के चलते क्या हुआ, एकता की भावना के अभाव में ये तीनों ही शक्तियाँ आपस में ही हमेशा लड़ती रही, इनमें कभी भी एकता नहीं हो पाई, जिससे ये सैनिक दृष्टि से काफ़ी दुर्बल हो गई। कभी काफ़ी दुर्बल था क्योंकि आपस में ही लड़ते रहते थे, इस तरह से काफ़ी दुर्बल हो गए। और ऐसी परिस्थितियों को देखकर अरब शासकों ने भारत पर आक्रमण किया, और उसके बाद फिर तुर्कों ने, मतलब महमूद गजनवी ने, जो कि तुर्क था, उसने आक्रमण किया। ये थे अफगानिस्तान के तुर्क। तो इन्होंने भी आक्रमण किया, पहले अरबों ने आक्रमण किया, फिर तुर्कों ने आक्रमण किया, और इस तरह से ये आक्रमण की श्रृंखला जब चलती रही तो आर्थिक और सैनिक दृष्टि से ये राज्य, मतलब भारत का ये क्षेत्र नहीं झेल पाया, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो गया और सैनिक रूप से भी कमज़ोर हो गया। और इस तरह से भारत में आराम से तुर्कों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तीनों प्रतिद्वंदी शक्तियों का एक साथ पतन हुआ, क्योंकि संघर्ष काल में इन्होंने जन कल्याण और सार्वजनिक महत्व के कामों पर ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ ये युद्ध ही लड़ते रहते थे, अपनी शक्ति व संसाधनों के संघर्ष का उपयोग नहीं किया। धीरे धीरे ये तीनों राजवंश तत्कालीन भारतीय राजनीतिक मानचित्र से एकाएक विलुप्त हो गए, मतलब कि इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और ये लड़ते लड़ते ही धीरे धीरे ये साम्राज्य एक एक करके समाप्त हो गए। तो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राजपूत राजवंश। तो जब ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक जब ये कमज़ोर पड़ने लगे तो क्या हुआ, यहाँ पे राजपूत राजवंशों ने अपना अधिकार जमाया इसी क्षेत्र पर, और यहाँ पे छोटे छोटे राजपूत राजवंशों की नींव पड़ी। तो 1000 ईस्वी के आसपास क्या हुआ था, ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था, जो त्रिकोणीय संघर्ष था, ये लगभग खत्म हो गया था। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ, ये तीनों राजवंश भी धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ने लगे थे। पृथ्वीराज रासो, ये जो चंद्रबरदाई का है, चंद्रबरदाई की पुस्तक है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के राजकवि भी थे, तो उनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। उससे हमें एक बात पता चलती है, जो कि अग्निकुंड का सिद्धांत है, ये पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है, और अग्निकुंड सिद्धांत जुड़ा है माउंट आबू से। तो बोला जाता है कि माउंट आबू में एक अग्निकुंड है जिससे 4 राजवंश निकले। वो 4 राजवंश थे प्रतिहार, सोलंकी या चालुक्य, परमार और चौहान। तो ये चारों राजवंश जो है ये अग्निकुंड या ये अग्निवंशी कहे जाते हैं। तो इसके अलावा पहले जो राजपूत जितने शासक थे, या तो सूर्यवंशी थे या तो चंद्रवंशी थे। अब यहाँ पे जो आ रहे हैं नए, ये हैं अग्निवंशी, ये हैं प्रतिहार, चालुक्य या सोलंकी, और परमार और चौहान। ये चालुक्य अलग हैं, जो साउथ इंडिया में चालुक्य थे, वेंगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, वो अलग थे, और ये जो चालुक्य हैं ये अलग हैं, और इन्हें सोलंकी कहा जाता था। तो ये जो है ये अग्निकुंड सिद्धांत, ये पता चलता है हमें चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से, लेकिन इस सिद्धांत की प्रामाणिकता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ की प्रामाणिकता हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये बस बुक में लिखा हुआ है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, तो ऐसा माना जा सकता है, लेकिन इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या था पहले, इस बड़े से इलाके पे पाल वंश का शासन था, इस बड़े से इलाके पे प्रतिहार का शासन था, इस बड़े से इलाके पे राष्ट्रकूटों का शासन था। अब क्या हुआ, ये पूरा इलाका टुकड़ों में बट गया। गुर्जर प्रतिहार जो थे, गुर्जर प्रतिहार, इन्होंने अपने फ्यूडेटरीज, मतलब जो इनके सामंत वगैरह थे, जब ये कमज़ोर पड़ने लगे प्रतिहार शासक, तो सामंतों ने अपना सिर उठाया और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ऐसा माना जाता है कि ये जितने भी ये यहाँ पे छोटे छोटे राजवंश निकल कर आए, ये सभी प्रतिहार वंश के ही सामंत थे, मतलब उनके अंडर में ये शासन करते थे। और जैसे ही जब ये प्रतिहार कमज़ोर पड़े, सेंट्रल कंट्रोल कमज़ोर पड़ गया, तो ये वापस अपने यहाँ पे बहुत ही ताकतवर होकर सामने आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं पाल शासक, इनका साम्राज्य भी बहुत छोटा पड़ चुका था। चालुक्य आ चुके थे यहाँ पे, जिन्हें हम कहते हैं बेंगी के चालुक्य, और यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य। तो ये जो चालुक्य है ये है कल्याणी के चालुक्य।
तो चालुक्य शासक भी यहाँ पे आ चुके थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुर्जर प्रतिहार का छोटा सा क्षेत्र बचा हुआ था। उसके बाद ये चंदेल है, चहमान है, गढ़वाल है, तोमर है, उसके बाद यहाँ पे परमार है, और ये कलचुरी है। और जो प्रतिहार है ना, ये प्रतिहार का क्षेत्र जो गुजरात का क्षेत्र था, बाद में इन्हीं के एरिया में यहाँ पे आए थे सोलंकी। जब प्रतिहारों का अंत हो गया तो यहाँ पे सोलंकियों ने शासन किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप याद रख सकते हैं। इस क्षेत्र में जब हम पहला जो राजवंश हम पढ़ेंगे वो है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रदेव। और जैसा कि मैंने बताया ये लोग क्या थे, ये लोग प्रतिहार शासकों के अंदर में फ्यूडेटरीज की तरह काम करते थे। इनकी राजधानी वाराणसी जो कि काशी कही जाती है, तो उस इलाके में इनका शासन था। गढ़वाल वंश का मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ एरिया, ये सब मिलाकर था गढ़वाल वंश का क्षेत्र। और इनकी राजधानी थी वाराणसी या काशी। सबसे प्रतापी शासक गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र का मंत्री था लक्ष्मीधर, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। तो कृत्यकल्पतरु लिखा था लक्ष्मीधर ने, जो कि गोविंद चंद्र का एक मंत्री था। गोविंद चंद्र की रानी है कुमार देवी, जिसने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। तो धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था कुमार देवी ने, जो कि गोविंद चंद्र की रानी थी, जो कि गढ़वाल वंश का शासक था। अंतिम शासक था जयचंद, जो कि मोहम्मद गोरी से 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को मार दिया था, जयचंद की हत्या कर दी थी। अब इस धुरी में जो दूसरा मुख्य वंश है वो है चहमान वंश या चौहान वंश। इनको चहमान वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक थे वसुदेव और इनकी राजधानी थी पहले अहिच्छत्र और बाद में फिर बनी अजमेर। और अजमेर की स्थापना की थी अजयराज द्वितीय ने, जो कि चौहान वंश का ही शासक थे। अहिच्छत्र का जो क्षेत्र था ये था लगभग सांभर लेक के आसपास का जो इलाका है, ये पहले इनकी राजधानी थी। ठीक है, पहले ये इनका क्षेत्र हुआ करता था। तो ये मुख्यतः राजस्थान के क्षेत्र में ये शासन करते थे। तो सांभर लेक का जो इलाका था वो उनकी राजधानी हुआ करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने अजमेर में अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसल देव के नाम से भी जाना जाता था। तो विग्रहराज चतुर्थ विसल देव जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक लिखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था हरिकेल नामक संस्कृत नाटक। विग्रहराज चतुर्थ के जो राजकवि थे वो थे सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। तो ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था सोमदेव ने, जो कि विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसका निर्माण इतिहास में लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन एक्चुअली ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, इसका निर्माण करवाया था चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने, क्योंकि ये पहले एक स्कूल हुआ करता था, पहले ये एक विद्यालय था। और इसको फिर विद्यालय को यहाँ से ख़त्म करके उसने बनाया था, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या की थी, 2.5 दिन की झोपड़ा एक मस्जिद बनवा दी थी। तो ये यहाँ पे विद्यालय को हटाकर यहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और उसके पहले विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया यहाँ पे एक विद्यालय था। अंतिम शासक जो इस वंश का था वो था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। और ये इस वंश का सबसे फेमस शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान ही था। पृथ्वीराज चौहान का जो राजकवि था वो था चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी थी चंद्रबरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। इसके अलावा एक चीज़ आप देखेंगे, जो दिल्ली है, दिल्ली के क्षेत्र में चौहान शासकों का शासन आया था, लेकिन वो बाद में आया, पहले शुरू से नहीं था। शुरू से वहाँ पे तोमर शासकों का शासन था। लेकिन क्या हुआ, तोमर शासक और चौहान शासकों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस हुई, और उसके बाद फिर जो तोमर का जो क्षेत्र था, दिल्ली का क्षेत्र, वो चौहान शासकों के कंट्रोल में आ गया था। और तोमर में अनंगपाल ने अपना एक क्या कहते हैं, लाल यहाँ पे लाल कोट बनवाया था, मतलब एक किला टाइप बनवाया था दिल्ली में। और उसी किले के चारों तरफ पृथ्वीराज चौहान ने फिर एक और किला बनवाया था। तो जो बड़ा किला जो बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने, उसे किला राय पिथौड़ा कहते हैं। तो किला राय पिथौड़ा का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने, और जो कि अनंगपाल द्वारा निर्मित लाल कोट के चारों तरफ बना हुआ है। ठीक है, तो उसके अभी टूटे फूटे रिमेन्स ही हमें मिलते हैं। ये भी पता नहीं चल पाता है कि किला राय पिथौड़ा कौन सा है और ये लालकोट कौन सा है। तो दिल्ली नगर की स्थापना की थी अनंगपाल ने, और अनंगपाल ने ही लालकोट बनवाया था, और लालकोट के चारों इर्द गिर्द ही बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था।
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। तो पहला युद्ध जो तराइन का हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, तब क्या हुआ, जयचंद जो कि गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था, उसने क्या किया, उसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया। उसने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और उसे सारे सीक्रेट्स बता दिए। तो ये जो सारे सीक्रेट्स उसने बता दिए थे चौहान वंश के, चौहान शासकों के, तो इन सभी सीक्रेट्स की वजह से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जीत पाया था और उसने 1192 में तराइन के युद्ध में उसे हरा दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे को तैसा मिला, जयचंद को 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने ही हराया और उसे फिर मार भी दिया। अब इस सीरीज़ में जो अगला वंश है वो है परमार वंश। तो अगला जो इम्पोर्टेंट राजपूत वंश है वो है परमार वंश। परमार वंश की स्थापना की थी उपेंद्र राज ने और उनकी राजधानी थी धारा नगरी या उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन को अलग अलग टाइम पे अलग अलग नामों से जाना गया है, तो इस समय इसे धारा नगरी के नाम से जाना गया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था राजा भोज, जिसने कविराज की उपाधि धारण की थी। कविराज की उपाधि से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि एक और शासक था जिसने कविराज की उपाधि धारण की थी। जी हाँ, वो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने भी कविराज की उपाधि धारण की थी और परमार वंश के शासक राजा भोज ने भी कविराज की उपाधि धारण की थी। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर झील का निर्माण कराया और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था राजा भोज ने और भोजपुर झील और भोजपुर नगर को भी बसाया था राजा भोज ने ही। युक्ति कल्पतरु राजा भोज ने लिखी थी। युक्ति कल्पतरु एक पुस्तक है जिसको लिखा था राजा भोज ने और ये एक वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक यंत्रों पर पुस्तक है। ठीक है, तो युक्ति कल्पतरु जो है ये वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक यंत्रों पर पुस्तक लिखे है और इसे लिखा था खुद राजा भोज ने। इसके अलावा नैषधेय चरित्र ये लिखा था श्रीहर्ष ने, नैषधेय चरित्र। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखा था और नवसाहसंक चरित्र, तो नवसाहसंक चरित्र लिखी थी पद्मगुप्त ने और 10 रूपक लिखी थी धनंजय ने। तो ये कुछ बुक्स हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट इसमें से कोई नाम दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। परमार वंश के बाद में तोमर वंश के ने शासन किया, जिसके शासक अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो मालवा के क्षेत्र में भी तोमर वंश ने शासन किया था और अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। अब इस सीरीज में जो अगला वंश है वो है चंदेल वंश। तो प्रतिहार वंश के बाद बुंदेलखंड के क्षेत्र पर शासन किया था चंदेल वंश के शासकों ने और चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था नन्नुक। 831 ईस्वी में इसने चंदेल वंश की स्थापना की थी। लेकिन एक बात आप याद रखिए हमेशा कि जब वंश की स्थापना हुई, इस समय ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लोग स्वतंत्र थे। तो नन्नुक ने जिस वंश की स्थापना की थी चंदेल वंश की, ये स्वतंत्र नहीं थे, ये उस समय प्रतिहार वंश के अधीन थे। इनकी राजधानी थी खजुराहो और यही इनकी प्रारंभिक राजधानी थी पहले कालिंजर या महोबा। महोबा में कालिंजर इनकी पहली राजधानी थी, उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी खजुराहो की ओर। राजा धुंग जो है उन्होंने जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और इनकी राजधानी कालिंजर से खजुराहो को स्थानांतरित की थी। किसने? राजा धंग ने। 999 ईस्वी में धंग देव ने ही कंदरिया में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कंदरिया में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था धंगदेव ने। एक बात आप याद रखेंगे, खजुराहो में जो मुख्यतः मंदिर मिलते हैं वो चंदेल शासकों के ही बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे प्रतापी और प्रथम स्वतंत्र शासक था यशोवर्मन। इस वंश का, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी और प्रथम स्वतंत्र शासक था। पहले मैंने ये वर्ड पहले भी मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले भी बोला है और अभी बोल रही हूँ। जो प्रथम स्वतंत्र शासक था, इसका मतलब क्या है? इन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को घोषित किया था। कब घोषित किया? जब इनके जिनके कंट्रोल में ये थे वो शासन जब कमजोर पड़ गया, मतलब जब प्रतिहार शासन कमजोर पड़ गया तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। इस प्रकार चंदेल वंश का प्रथम जो स्वतंत्र शासक था वो था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने प्रतिहार नरेश देवपाल को हराकर विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी और उसे खजुराहो के जैन मंदिर में स्थापित किया था। ठीक है, तो प्रतिहार नरेश देवपाल था, उसे हराकर विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी और उसे खजुराहो के जैन मंदिर में स्थापित किया था। किसने? यशोवर्मन ने। चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी का खुलकर विरोध किया था। तो महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया लगभग 1025 ईस्वी के आसपास, तो उस समय उसका खुलकर विरोध अगर किसी शासक ने किया था वो था चंदेल शासक विद्याधर। गजनवी के सामने आत्मसमर्पण करने वाले प्रतिहार नरेश राज्यपाल की उसने हत्या भी कर दी थी। ठीक है, तो प्रतिहार नरेश राज्यपाल था, राज्यपाल की हत्या की थी
विद्याधर ने, जो कि एक चंदेल शासक था। और उसने उसकी हत्या क्यों की थी? क्योंकि उसने महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन ने महोबा के समीप कीर्ति सागर का निर्माण करवाया था। तो चंदेल शासक कीर्तिवर्मन ने क्या किया था? कीर्ति सागर का निर्माण करवाया। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था परमादी देव, जिसने आलाउद्दल इसी के दरबार में थे। ठीक है, तो आलाउद्दल परमादी देव के दरबार में थे और 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये आलाउद्दल वही आलाउद्दल है जो कि युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेलिब्रेटेड ये हैं अलाउद्दल। तो ये परमादी देव के दरबार में थे, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था। और परमादी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक या एक तुर्क की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस सीरीज में आखिरी वंश है वो है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश, जिन्हें हम चालुक्य के नाम से भी जानते हैं। इस वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम और इनकी राजधानी थी अन्हिलवाड़ा। ठीक है, तो अन्हिलवाड़ा इनकी राजधानी थी सोलंकी शासकों की। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था भीम प्रथम के टाइम पर महमूद गजनवी ने, तो भीम प्रथम ने इसको बहुत ही डटकर जवाब दिया था और उसने सोमनाथ मंदिर की रक्षा भी की थी। भीम प्रथम के सामंत जो थे बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। दिलवाड़ा की जैन मंदिर का निर्माण करवाया था भीम प्रथम के टाइम पे, सोलंकी शासकों के टाइम पे हुआ था और इसका निर्माण करवाया था भीम प्रथम के सामंत बिमल ने। कहाँ पर? माउंट आबू पर। प्रथम शक्तिशाली शासक था इस वंश का जय सिंह सिद्धराज। जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में ही थे। ठीक है, तो मुख्यतः आप देखेंगे जो सोलंकी शासक है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। माउंट आबू पर्वत पर मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने क्या किया था? अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की थी। मतलब बहुत ही बड़े बड़े साइज की, हाथी के साइज की मूर्तियां स्थापित की थी। कहाँ पे? माउंट आबू पर मंडप बनाकर। किसने? जय सिंह सिद्धराज ने। और इसके अलावा सिद्धराज ने रुद्र महाकाल का मंदिर भी बनवाया था। कहाँ पे? सिद्धपुर में। ठीक है, तो जय सिंह सिद्धराज ने ही रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया सिद्धपुर में। मोडेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण भी सोलंकियों ने ही करवाया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था भीम द्वितीय और इसे गुजरात का अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था? गुजरात जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, मतलब तुर्कों के कंट्रोल में आ गया था। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब देखते हैं आज के क्विज की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है आज के क्विज में वो है, त्रिकोणीय संघर्ष किन 3 शक्तियों के बीच में हुआ था? बंगाल का प्रथम निर्वाचित शासक कौन था? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? बल्लाल सेन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? अरबों के आक्रमण को किसने रोका था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली की स्थापना का श्रेय किसको मिलता है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? और तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप लोग दीजिएगा। अब आते हैं पिछले दिन के क्विज की ओर। तो पिछले दिन के क्विज में जो हमारा पहला प्रश्न था वो था, महाबलीपुरम का शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अगला प्रश्न, एकाश्म रथ मंदिरों में सबसे छोटा कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, चालुक्य मंदिर किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी क्या थी? चोल वंश का संस्थापक कौन था? किसने गंगाईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? और किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था? शैव संतों को क्या और वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? तो ये आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा, महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है उसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। एकाश्म रथ मंदिर जो है उसमें सबसे छोटा है द्रौपदी रथ, जिसपे कोई अलंकरण नहीं है। चालुक्य मंदिर जो है ये मुख्यतः वेसर शैली में बने हुए हैं। वेसर शैली जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर थी। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी मालखेड़ या मानेखेत थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। राजेंद्र प्रथम ने गंगाईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। कब? जब उसने पाल शासक महिपाल को हराया था। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया और शैव संतों को नयनार और वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।